देखिए, अगर हम जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अगर हम अकाउंटेंसी का सिलेबस का बात करेंगे, अकाउंटेंसी का वन बाय वन हम अकाउंट्स देखेंगे, फिर बिजनेस स्टडीज, फिर एंटरप्रेन्योरशिप, फिर इकोनॉमिक्स, फिर इंग्लिश। हर एक चीज का पहले हम जब पढ़ना शुरू करेंगे तो उससे पहले हम लोग अकाउंटेंसी देख लेंगे। अभी हम लोग अकाउंट शुरू कर रहे हैं तो पहले अकाउंट्स देखेंगे। जिस दिन बिजनेस स्टडीज का क्लास शुरू होगा उस दिन हम उससे पहले बिजनेस स्टडी का सिलेबस देखेंगे। क्यों सिलेबस देखेंगे? पहुंचना कहाँ है पता नहीं हो, मतलब कि घर से निकल गए, जाना कहाँ है पता ही नहीं, पहुंचना कहाँ है लास्टली पता ही नहीं, बस चले जा रहे, तो वैसे नहीं ना होगा। तो हमारे एग्जाम में भी सिलेबस सबसे पहले देखना है कि कौन कौन सा चैप्टर हमारे एग्जाम में आने वाला है और किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, किसमें लॉन्ग होगा, किसमें शॉर्ट होगा, किस चैप्टर का क्या बेस है, क्या जरूरत है, वो हम लोग पहले ही पढ़ लेंगे, ताकि तुम जब क्वेश्चन में हाथ लगाओ, चैप्टर में हाथ लगाओ, तो तुमको समझ में आए कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन थोड़ा कम है, किसको इग्नोर करने लायक है, किसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। देखिए, ऐसे तो सिलेबस का अलग अलग बेस है, लेकिन अपने हिसाब से आपको थोड़ा आसान समझाने के लिए हम जो अकाउंटेंसी है उसको ध्यान रखिएगा। हम कुल मिलाकर के तीन अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए कि जी अकाउंटेंसी कितने ग्रुप में है, तीन अलग अलग ग्रुप पे बटा हुआ है। आपके क्लास 12 का अकाउंटेंसी का बुक तीन अलग अलग ग्रुप्स में बटा हुआ है। फिर बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे कि बुक उसको कैसे बांट के रखा है। देखो, सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ना होगा एनपीओ। एनपीओ अपने आप में पूरे आपके बुक्स का टॉपिक ही पूरा अलग है, एकदम अलग ग्रुप है एनपीओ। एनपीओ का मतलब क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नाम सुने एनपीओ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, एक ऐसी संस्था जिसका प्रथम उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। पैसा कमाना है, क्योंकि बिना पैसे के तो कोई संस्था नहीं चलता। तो पैसा उसके पास आएगा जरूर, पैसा खर्च भी करेगा, लेकिन ऐसी संस्था जिसको बनाया इसलिए गया ताकि वो पैसा कमाना उसका उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य क्या है? सोशल वेलफेयर करना, समाज की भलाई करना, लोगों का विकास करना, इसका उद्देश्य होता है। उसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता। उसको हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी आएगा हम पढ़ेंगे उस चैप्टर में जब सीखेंगे तब। फिलहाल याद रखना है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसमें पैसा भी आएगा और पैसा खर्च भी करेगा, लेकिन ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, पैसा कमाना इसका उद्देश्य नहीं होता। इसका उद्देश्य समाज सेवा करना होता है, लोगों का डेवलपमेंट करना होता है, सोशल वेलफेयर करना होता है। अब इसका उद्देश्य सोशल वेलफेयर जरूर हो, लेकिन इसके पास पैसा आता होगा, पैसा खर्च जरूर करता होगा। तो पैसा जहां आया और जहां पैसा खर्च हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य भले सोशल वेलफेयर, लेकिन इसको भी तो अकाउंटिंग करना पड़ेगा ना, हिसाब किताब रखना पड़ेगा। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो चैप्टर आप देखोगे, इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संस्था जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, वो अपना हिसाब किताब कैसे लिखता है, वो अपना अकाउंट्स कैसे मेंटेन करता है, ये हम इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो चैप्टर है, इसके अंदर सीखेंगे। इसमें आपके स्टेट बोर्ड का जो है बात करोगे तो आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा? 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। और इसमें एक ही चैप्टर है, इसके अंदर और कोई एक्स्ट्रा चैप्टर नहीं देखने के लिए मिलेगा। मतलब एक चैप्टर शुरू करेंगे और खत्म हो जाएगा। पहली ही चैप्टर में इसका बेस भी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जो कुछ पढ़ोगे बस पहला और आखिरी चैप्टर खत्म। तो एक चैप्टर आपको इसमें कुल मिलाकर के 10 नंबर दिलाएगा। इसका अकाउंटिंग सिस्टम पूरी तरह से हमारे दूसरे और तीसरे टॉपिक के अकाउंटिंग सिस्टम से पूरा अलग है। हम किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, सबका अकाउंटिंग सिस्टम एक दूसरे से पूरा अलग है।
दूसरा पढ़ोगे आप पार्टनरशिप, जिसको आप क्या बोलते हो, साझेदारी। इसको हम फर्म भी कह सकते हैं, FIRM, फर्म भी कह सकते हो। पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप किसको बोलते थे? दो से ज्यादा लोग आपस में मिलकर कोई लीगल बिजनेस शुरू करेगा, इस उद्देश्य से कि जो भी प्रॉफिट होगा हम उसको आपस में मिलकर क्या करेंगे, बांट लेंगे, मतलब वो पार्टनरशिप है। अब पार्टनरशिप में बहुत सारा चैप्टर है, कुल मिलाकर के पार्टनरशिप देखिएगा तो इस पार्टनरशिप में आपको स्टेट बोर्ड की हम बात कर रहे हैं तो आपके स्टेट बोर्ड में 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, 25 नंबर का पार्टनरशिप से मिलेगा। 25 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको पार्टनरशिप में मिल रहा है तो अकेला ये एक चैप्टर नहीं है, इसमें अभी हम देखेंगे आगे चल के, इसमें भर भर के आपके पास ढेर सारा चैप्टर्स है। ठीक है, ये अकेला चैप्टर नहीं है, इसके अंदर ढेर सारा चैप्टर आपको मिलेगा। जैसे पहला चैप्टर आपको मिलेगा पार्टनरशिप का बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। जब बेसिक पढ़ लोगे तो फिर आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा, फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मिलेगा, फिर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मिलेगा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मिलेगा और छठा डेथ ऑफ अ पार्टनर मिलेगा। एक चैप्टर और है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, वो आपके सिलेबस में नहीं है, स्टेट बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, इस वजह से कुल मिलाकर के पार्टनरशिप का देखिएगा तो कुल मिलाकर कितना चैप्टर मिल रहा है, 6 चैप्टर मिल रहा है, जो आपको 25 नंबर के लिए 6 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा अलग अलग। यहां ध्यान रखिएगा पार्टनरशिप का एक चैप्टर फर्स्ट वाला अगर एब्सेंट हुए और चला गया तो पूरा पार्टनरशिप खत्म हो गया। जैसे क्लास 11 में पार्टनरशिप का कितना चैप्टर अभी पढ़े, कितना चैप्टर पार्टनरशिप में, 6। 6 में से कोई भी एक चैप्टर जिस दिन आपका बीच का चैप्टर गया, हम आपको अभी भी बोल रहे हैं, क्लास शुरू होने से पहले ही आपको बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप का कुल मिलाकर 6 चैप्टर्स है जो आपके सिलेबस में, और उसमें से डे 1 से अगर आप पकड़ कर रखते हो पार्टनरशिप तो समझ में आएगा। बीच में अगर स्किप किए, नानी घर दादी घर घूमने चले गए, तो बीच में जहां स्किप हुआ तो उसके पीछे का पूरा ही स्किप हो जाएगा। जैसे आप लोग जर्नल एंट्री पढ़े थे 11 क्लास में, जर्नल एंट्री अगर किसी को आता है तो लेजर बनेगा। कोई बच्चा जर्नल एंट्री वाले क्लास में एब्सेंट था और वो अचानक से लेजर में आया, समझ में आएगा? मानते हो कि नहीं मानते हो? कोई लेजर नहीं पढ़ा, अब उसको ट्रायल बैलेंस समझा दो, पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी तरह से 11 में कम से कम आपको नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन अब आपको पता है कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल सब सीक्वेंस में चलने वाला चैप्टर है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। बीच का कोई लिंक गया तो उसके आगे का सब गया, इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए। पार्टनरशिप के साथ भी वही चीज है, एक चैप्टर गया तो लगभग सब चैप्टर गया। जैसे पहला ही चैप्टर पढ़ोगे ना तो पार्टनरशिप का पहला चैप्टर आपको मिलेगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, और जहां फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप आपका गायब हो गया, तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है कि इन पूरे 6 चैप्टर्स में हम जितना भी सीखेंगे, जो भी होगा उसका पूरा रूल और रेगुलेशन हम कहां सीख लेंगे, पहले ही चैप्टर में सीखेंगे। समझ रहे बात को? यानी पार्टनरशिप का 6 चैप्टर, 6 में से पहला चैप्टर आपको क्या सिखाएगा कि इस 5 चैप्टर के ऊपर क्या रूल अप्लाई होने वाला है, वो हम पहले ही चैप्टर में सीखेंगे। और पहला ही गायब होने का मतलब कि आप एक चैप्टर गायब नहीं कर रहे हो, 5 चैप्टर का, अगले 5 चैप्टर का रूल और रेगुलेशन हम पूरा चैप्टर 1 में ही पढ़ेंगे। और चैप्टर 1 गायब होने का मतलब होता है कि पांचों चैप्टर में क्या रूल रेगुलेशन होगा लगभग आप गवा दिए। तो आपको लगेगा शुरुआत में एक ही चैप्टर तो छूटा है, सर वो एक नहीं छूटा, सब खत्म हो गया, क्योंकि रूल रेगुलेशन जानते ही नहीं तो अगला 6 चैप्टर तो ऐसे तो वहां चला गया। इसलिए पार्टनरशिप जब पढ़ेंगे तो डे 1 से इस पार्टनरशिप को पकड़ के रखिएगा, हिलने मत दीजिएगा, भागने मत दीजिएगा, नहीं तो कहां जाने अनजाने कहां छूट जाएगा, बहुत मुश्किल होगा समझ पाना। तो ये कुल मिलाकर हम लोगों का
पार्टनरशिप होगा। पार्टनरशिप के बाद आपको मिलेगा कंपनी अकाउंट मिलेगा, इसको कॉर्पोरेट अकाउंट भी बोलते हैं। कंपनी के अकाउंट्स में कुल मिलाकर के 45 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो आपको यहां पे देखना है। कंपनी अकाउंट में कुछ चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है तो कुछ नहीं भी है, कुछ अलग अलग चैप्टर्स भी है। जैसे इस चैप्टर में पढ़ोगे कंपनी अकाउंट में तो शेयर और डिवेंचर दो चैप्टर है, ये दोनों लगभग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। बाकी कंपनी अकाउंट में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इसमें भी कुल मिलाकर के 6-7 चैप्टर है, लेकिन उन 6-7 चैप्टर में कोई भी चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है। जैसे इसमें एक चैप्टर आपको मिलेगा कैश फ्लो, अगर मेरा शेयर खराब है तो कैश फ्लो भी खराब हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं। जो बात हम आपको एकदम फैक्ट बता रहे हैं, इसमें कोई भी चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है, सब अलग अलग है, सबका बेस अलग अलग। किसी भी चैप्टर को शुरुआत करोगे तो उसका पूरा बेसिक कंसेप्ट उसी चैप्टर से शुरू होगा और उसी चैप्टर में जाके खत्म हो जाएगा। इसलिए इस चैप्टर में अगर आपका एक छूटता है तो एक ही पनिशमेंट मिलेगा, दूसरे पे नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ ये सबसे डेंजरस है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी कुल मिलाकर आप देखेंगे तो यही हमारे जैक में 2024 में जो एग्जाम होने वाला है, तो 2024 के एग्जाम्स के लिए हम लोग जो सिलेबस है कुल मिलाकर के इस तरह से इसको डिवाइड कर दिए। किसी का दिक्कत है तो पहले बताइए। कितना मार्क्स हो गया टोटल? 80 मार्क्स है। अब 80 मार्क्स हुआ, यानी इन सब को हम ऐड कर लिए तो 10, 25 और 45 इज इक्वल टू, सर ये तो अभी 80 हुआ, तो बाकी एग्जाम क्या 80 मार्क्स का होगा? तो एग्जाम कितने मार्क्स का होगा? पूरा 100 मार्क्स का होगा। इसका मतलब कि 20 मार्क्स और हमारा क्या है फिर, तो ये इंटरनल एग्जाम होगा, जिसको आप प्रैक्टिकल कह सकते हो, ठीक ना, या जो भी नाम दे दो आप उसको। इंटरनल एग्जाम कैसे होगा उस पर भी फोकस कीजिएगा। आपके क्लास 12th के फाइनल एग्जाम से पहले, कुछ सालों पहले एग्जाम के बाद होता था, अभी कुछ बार से एग्जाम से पहले हो रहा है। आपके क्लास 12 के एग्जाम होने से पहले प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, और ये प्रैक्टिकल एग्जाम 3 टुकड़ों में बटा हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि हम एग्जाम में बैठे 2-4 सवाल पूछ लिया या क्वेश्चन दे दिया, बोला जाओ घर जाओ, ऐसा नहीं होता है। ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 3 यूनिट में बटा हुआ है, जिसको आप प्रोजेक्ट भी कह सकते हो, जो बोलना है बोल सकते हो, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल कहो या आप इसको प्रोजेक्ट बोल लो, या आप इसको इंटरनल एग्जाम बोल लो, जो कहना कह सकते हो आप, अपनी मर्जी से जो नाम देना कॉलिंग नेम दे सकते हो। देखिए ये जो एग्जाम है ना, वो 3 यूनिट में बटा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 भी बोल सकते हो, जो मर्जी दे दो। यानी ये प्रैक्टिकल एग्जाम 3 अलग अलग ग्रुप्स में बटा हुआ है, तो वो चीज आपको देख के चलना पड़ेगा कि आखिर ये 3 ग्रुप कौन कौन सा होने वाला है। प्रैक्टिकल एग्जाम में जो मेरा पहला ग्रुप है, इसमें आपको प्रोजेक्ट फाइल दिया जाएगा बनाने के लिए, ठीक है। क्या बनाना होगा? प्रोजेक्ट फाइल बनाना पड़ेगा, ये मेरा पहला यूनिट होगा। टोटल प्रोजेक्ट एग्जाम हम सबको पता है कि कितने मार्क्स का होगा? 20। इस 20 में से प्रोजेक्ट फाइल आपको दिया जाएगा बनाने के लिए। प्रोजेक्ट फाइल में क्या रहेगा सर? प्रोजेक्ट फाइल में मतलब पढ़ रहे हो आप क्लास 12 में, अब प्रोजेक्ट फाइल हम कब की बात कर रहे हैं? 12 की। तो 12 में क्या रहेगा? जर्नल, 11 वाला जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और 12th क्लास का एक चैप्टर आएगा रेशियो एनालिसिस। मतलब ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये प्रोजेक्ट फाइल है, आप जमा करोगे क्लास 12 के लिए, लेकिन बनाना कब पड़ेगा?
11 के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना पड़ेगा। आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में आपको कहा जाएगा कि कोई भी 10 बिजनेस का ट्रांजैक्शन लिख लो, जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन रिसीव, गुड सोल्ड, ऐसा करके कोई भी 10 ट्रांजैक्शन आपको कहा जाएगा। आप अपनी मर्जी से कोई भी 10 ट्रांजैक्शन नोट कर लो, कुछ भी ले सकते हो आप। तो 10 को ट्रांजैक्शन ले लिए। 10 बिजनेस के ट्रांजैक्शन को बोलेगा जर्नल बनाइए, और उसी जर्नल को फिर लेजर में कन्वर्ट करो, और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाइए, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद बस हो गया खत्म। और उसी से फिर क्लास 12 में जब हम पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो, तो उसका रेशियो और कैश फ्लो आपको बनाने के लिए कहा जाएगा। कुल मिलाकर के ये हो गया आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइल में बाइंड करके जो पेज आता है, उस पेज में आपको बना करके सबमिट करना पड़ेगा 12 के बोर्ड एग्जाम से पहले पहले। इन कामों के लिए आपको नंबर दिया जाएगा 4। ये प्रोजेक्ट फाइल कितने मार्क्स का होता है? 4 नंबर का होता है। इसका मतलब समझ में आया? इसके बाद रिटन टेस्ट होगा। ये रिटन टेस्ट कहां होगा? आपके कॉलेज में होगा। जिस कॉलेज या स्कूल में आप पढ़ते हो, उस कॉलेज या स्कूल में ये रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। इस रिटन टेस्ट में 6 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर इसका वेटेज कितना हो गया? 12 मार्क्स का हो गया। और तीसरा एग्जाम होगा आपका वाइवा होगा। वाइवा का मतलब समझते हो? जो भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए हो, जो प्रोजेक्ट आप बना कर ले गए हो, उसमें से जो आपके इंटरनल या टीचर होंगे वो आपसे 2-4 सवाल पूछेंगे, और उसके बेस पर, ताकि आप ये प्रोजेक्ट छापे हो या खुद से बनाए हो, इसका जजमेंट हो पाए। तो इस वाइवा के अंदर आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 4 मार्क्स। यानी कुल मिलाकर के कितना मार्क्स हो गया? 20 मार्क्स। तो 80 मार्क्स का एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम है ना, और 20 मार्क्स क्या हो गया आपका? इंटरनल एग्जाम। तो कुल मिलाकर के हम लोगों के अकाउंट्स का सिलेबस मालिक यही हो गया। कोई दिक्कत है तो बताइए पहले। समझ में आ रहा बात? अब इस सिलेबस में आप इस 20 मार्क्स को देखिएगा, तो ये 20 में से 16-17 मार्क्स ऑलमोस्ट सब बच्चा कवर कर सकता है, आराम से कर सकता है। इसमें कॉलेज का रोल जरूर है, लेकिन देखिएगा तो कॉलेज का कोई रोल नहीं होता है। आप आराम से देखिएगा कि 16-17 कोई भी बच्चा एकदम इजीली कवर करेगा। क्यों? ये जो रिटन टेस्ट है, क्या कहीं बाहर से लिया जाएगा? कहां से लेगा? कॉलेज में लिया जाएगा। कहां से? अलग चैप्टर से? मैथ, रीजनिंग, जीएस आपके बुक का क्वेश्चन होगा, जो आप पढ़े हो वही देगा। जब एग्जाम के टाइम में एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, तो इसका तैयारी नहीं हो सकता है। और सबसे अच्छा बात है कि इसमें जब एग्जाम दोगे ये रिटन टेस्ट, तो उसमें चैप्टर लिमिटेड होता है। 2 क्वेश्चन 2 ही चैप्टर से आएगा। एग्जाम के टाइम में देखेंगे कौन सा चैप्टर से आएगा। यानी ये 2 क्वेश्चन कितने चैप्टर से मिलेगा? 2 ही चैप्टर से मिलेगा। तो जब तुम ही सोचो कि जब कल सपोज कीजिए मेरा रिटन टेस्ट है, और हमको पता है कि हमको कौन सा 2 चैप्टर पढ़ के जाना है, 2 ही चैप्टर पढ़ के जाओगे, फोकस सिर्फ 2 चैप्टर पर रहेगा, तो ये रिटन टेस्ट होगा कि नहीं होगा? आराम से। और दूसरा बात, कॉलेज में क्वेश्चन हमेशा इजी तैयार किया जाता है, ताकि कॉलेज का बेइज्जती ना हो जाए। कॉलेज को भी तो मार्क्स देना है, क्यों एक्स्ट्रा रखेगा? क्यों टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन रखेगा? ये बताओ हमको। और इंटरनल एग्जाम लिया ही क्यों है? क्यों कंडक्ट कराया गया? इंटरनल एग्जाम करने का मतलब ही होता है कि बच्चा थोड़ा बहुत स्कोर खड़ा कर ले, ताकि रिजल्ट का परसेंटेज थोड़ा बढ़ जाए। तो तुमको जान के थोड़ी फेल करने के लिए क्वेश्चन उल्टा पुल्टा देगा। तो ऑब्वियसली हर बच्चा, लगभग मान के चलोगे तो ये 12 मार्क्स जो है वो बड़े इजीली कवर कर लेता है। प्रोजेक्ट फाइल घर में बैठकर बनाना है आपको, तो आप क्या कर सकते हो? खुद से बना सकते हो, टीचर से सजेशन ले सकते हो, दोस्तों के साथ मिलके बना सकते हो। तो ये गलत होगा क्या?
तो ये 4 मार्क्स भी तुमको मिलेगा। तो 12 और 4 कितना होता है मालिक? 16 नंबर का तो कोई चांस ही नहीं कि गलत हो। अब इसमें थोड़ा सा आपके मन में पता नहीं हम जवाब दे पाएंगे कि नहीं। पूछ लिया, हो सकता है जो क्वेश्चन हमको ना आए वही पूछ लिया, हो सकता है जो क्वेश्चन हमको आता हो 22 लाख वही वाला पूछा है। तो चांस सिर्फ कहां बनता है? इस 4 मार्क्स के लिए बनता है। और 4 क्वेश्चन के लिए आपसे एटलीस्ट 3 से 4 सवाल पूछा जाता है। अब 3 से 4 सवाल पूछेगा कोई, तुम कुछ भी जवाब नहीं दे तो 0 मिलेगा, लेकिन फिर भी 16 तो मिलेगा। अब 4 सवाल में तुम 2 का भी जवाब देते हो, 2 नहीं भी देते हो, तो 4 में 2 तो मिलेगा ना तुमको। तो ये 12 4 16 और इधर 2 1 2 1 2, मतलब 17 18 नंबर किसी को भी इंटरनल एग्जाम में ऑलमोस्ट मान के दिएगा तो 17 18 तो सबको मिल ही जाता है अप्रोक्सीमेटली। समझ रहे बात? इंटरनल एग्जाम और एक्सटर्नल एग्जाम दोनों में पास करना कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि दोनों में अब्सेंट करके। इंटरनल एग्जाम को हल्के में मत लीजिएगा। ये जो 20 मार्क्स का एग्जाम आपके बोर्ड में कंडक्ट होगा, ये 100% आपके बोर्ड वाले रिजल्ट में 12th के रिजल्ट में ऐड होगा। ये आपके स्कूल का एग्जाम नहीं होगा। इस इंटरनल एग्जाम से पहले हो सकता है कि आपके कॉलेज में ढेर सारा टेस्ट हो। उस टेस्ट को आप सीरियस लें ना लें आपकी मर्जी है, क्योंकि उससे पहले जो भी टेस्ट कंडक्ट होगा वो सिर्फ सरकार का गाइडलाइंस होगा, या कॉलेज ये चाहेगा कि हम अपने स्टूडेंट को थोड़ा अच्छा कर लें। कुछ टीचर चाहते हैं कि नहीं भाई टेस्ट ले, ताकि बच्चा बीच बीच में चेक होते रहे कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। तो इस वजह से हो सकता है, लेकिन उसका आपके एग्जाम के रिजल्ट के ऊपर कोई चेंजेस नहीं देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये जो एग्जाम होगा इंटरनल एग्जाम, इसको कभी भी हल्के मत लीजिएगा। आपका तबीयत खराब रहे, पैर टूट गया था, अगर आप जिंदा हैं तो इस एग्जाम में अब्सेंट मत कीजिएगा, नहीं तो क्लास 12 एग्जाम फेल कर जाइएगा। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों में इंडिविजुअली पास होना कंपलसरी होता है। इंटरनल में भी 20 का 33% लाना होगा, 7 नंबर लेकर आइएगा। और जो एक्सटर्नल एग्जाम है उसमें भी आपको 26 से 27 नंबर लाना कंपलसरी होता है। आप अगर ये सोचते हैं कि इंटरनल में 20 ले आएंगे, बाकी एक्सटर्नल में 13 नंबर लाएंगे, तब भी फेल हो जाइएगा। अगर आप एक्सटर्नल एग्जाम में 80 ले आए और इंटरनल में अब्सेंट हो गए, तब भी फेल कहलाइएगा। क्योंकि पास आपको किस में करना होगा? दोनों एग्जाम्स में आपको पास करना है। इंटरनल में भी 20 मार्क्स है ना, कितना उसका 7 नंबर लाना होगा, और एक्सटर्नल 80 नंबर है, तो उसमें भी आपको 26 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन आपको 27 लाना है पासिंग मार्क्स होने के लिए। तो ये दो चीज जो है वो मालिक उसको ख्याल रखिएगा, उसके बाद एग्जाम में बैठिएगा। ये हम लोगों के पूरे अकाउंट्स का सिलेबस है। इसमें किसी का कोई डाउट है, कोई चिंता, कोई तकलीफ, कोई दिमाग में कुछ कंफ्यूजन, तो बताइए पहले। पक्का? चलो देखिए, ये आपके झारखंड बोर्ड का सिलेबस है। सिलेबस हम देख रहे हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक रांची, और चैप्टर हम लोगों का सब्जेक्ट कौन सा होगा? अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में हम लोगों के पास कौन कौन सा सिलेबस होगा, अब हम लोग थोड़ा बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। देखो, आपके सिलेबस में जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में ध्यान रखिएगा, जो भी एग्जाम का क्वेश्चन होगा वो कुल मिलाकर के 3 अलग अलग ग्रुप में बटा हुआ रहेगा। जो बोल रहे हैं एकदम केयरफुल तरीके से सुनिएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा, एग्जाम का क्वेश्चन ग्रुप ए, ग्रुप बी और कौन सा रहेगा? ग्रुप सी रहेगा। बहुत सारा बच्चा क्या करता, सब बना दिया। क्यों? क्योंकि आज वाले क्लास में जो लोग एब्सेंट होंगे, वो ऐसा बच्चा सब क्वेश्चन बना दीजिए एग्जाम में, क्योंकि उसमें तो याद ही नहीं था कुछ। और क्लास के बीच में हम कभी डिस्कस भी नहीं करने वाले। एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा वो 3 अलग अलग ग्रुप्स में बटा हुआ होता है।
सबके पेपर पर तीनों ग्रुप में बटा हुआ है, तीनों क्वेश्चन मिलेगा आपको ध्यान रखना है। ग्रुप ए, ये जो ग्रुप ए है ये कंपलसरी होता है फॉर ऑल स्टूडेंट, सबके लिए कंपलसरी होता है, इसको बनाना ही बनाना है ग्रुप ए। ग्रुप बी, या ध्यान रखना यहां और लिखा होता है, और यानी सॉल्व कौन सा करना है, ग्रुप बी या ग्रुप सी, दोनों में से किसको सॉल्व करना है, किसी एक ग्रुप को लोगे वही सॉल्व करना है। इट में बी किसी स्टूडेंट को ग्रुप बी का कुछ क्वेश्चन आता है और कुछ क्वेश्चन वो उसको सी का आता है ना। मान लीजिए कि इस ग्रुप में 10 क्वेश्चन है, इस ग्रुप में 10 क्वेश्चन है, तो 5 इसका 5 इसका आता है, आप नहीं बना सकते। ठीक है, क्या करिएगा, या तो ग्रुप बी आता हो या तो ग्रुप सी आता हो, दोनों में से किसी एक ग्रुप को ही टच करना है, दोनों को टच करना ही नहीं। इट में भी कि सर 5 क्वेश्चन इसका आता है हमको और 5 क्वेश्चन इसका आता है, 10 में से 5 अगर कोई बच्चा इसको बना दिया, 5 इसको बना दिया, तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में एक ग्रुप का चेकिंग होगा, एक ग्रुप को कोई चेक ही नहीं करेगा। सर अगर इसका सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए और इसका सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और ध्यान ही नहीं रहा हमको, तब क्या होगा ऐसे में, तो ग्रुप बी का सारा क्वेश्चन चेक किया जाएगा, ग्रुप सी का सारा क्वेश्चन चेक किया जाएगा, करेगा, और बना आप सब दियो, गलत सही भी तो हो सकता है। ग्रुप बी में मार्क्स ज्यादा आया कि ग्रुप सी का मार्क्स ज्यादा आया, वो देखा जाएगा, और ग्रुप बी और सी में से जिस ग्रुप का मार्क्स ज्यादा होगा वही वाला कंसीडर किया जाएगा और एक ग्रुप को कैंसिल कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप बी में आपका सपोज करो कि 8 मार्क्स आ गया और ग्रुप सी में आ गया 9 मार्क्स, तो ऐसे में ग्रुप सी को कंसीडर किया जाएगा और इसको क्या किया जाएगा, इसको 0 कर दिया जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। आप कहेंगे वाह बहुत अच्छा बात है, एग्जाम में समय भी देखना पड़ता है सर। जो क्वेश्चन आपका सेट किया गया इस तरह से सेट किया गया कि बच्चा, एक एवरेज बच्चा 3 घंटे के अंदर वो क्वेश्चन उतना सॉल्व कर ले, ये सोच के बनाया गया। तो उसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी ही जोड़ा गया होगा, या ग्रुप ए या नहीं तो ग्रुप सी, ग्रुप ए बी या ग्रुप ए और सी के आधार पर ही उतना क्वेश्चन सेट किया गया कि बच्चा 3 घंटे बना ले। अब तुम बी और सी बनाओगे तो उतना टाइम कहां से लाओगे। इसलिए एग्जाम के दिन पूरे होशो हवास में रहिएगा, पी के मत चले जाइएगा, पूरे होश में रहिएगा कि किसी भी सूरत में ग्रुप ए कंपलसरी है और बी या सी में क्या करना होगा, कोई एक ही बनाना। हालांकि आपके क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन के ऊपर लिखा हुआ रहता है, जैसे क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके इंस्ट्रक्शन के ऊपर लिखा होता है, लेकिन चूंकि छोटे छोटे शब्दों में लिखा होता है तो जो स्टूडेंट है उसको पढ़ने का जरूरत नहीं समझता और क्वेश्चन बनाना शुरू करता है। और हम पिछले कई सालों में हम ये एक्सपीरियंस पे बोल सकते हैं हम आपको कि हर साल पहली ही क्लास में हम जरूर समझाते हैं और हर साल आप ही में से देखिएगा, दूसरा की बात छोड़ दीजिए, एग्जाम में हर साल क्लास शुरू करने से पहले हम समझाते हैं, लेकिन जब एग्जाम आता है तो एग्जाम आते आते लोग भूल जाते हैं और एग्जाम में कई सारे बच्चे आप ही के बीच में होंगे जो सब क्वेश्चन बना के आए और बाद में मेरे से पूछेंगे सर हम ना एबीसी सब बना दिए, हमको पता नहीं था। आप ही में से पूछिएगा। इसलिए ऐसा गलती मत कीजिएगा, ये बेवकूफी भरा सवाल होता है। कोई भी टीचर जब कॉपी इवैल्यूएशन होगा ना, देखेगा ये बच्चा ग्रुप एबीसी सब बनाया, इसका मतलब कि ऐसे बच्चों को टैलेंटेड नहीं कहा जाता, ऐसे बच्चों को शास्त्रों में बेवकूफ बोला जाता है, भोंदा बोला जाता है, बोका बोला जाता है। समझ रहे हैं क्यों? जिस बच्चे को अपना सिलेबस ही पता नहीं है वो ज्यादा बना के ओवर स्मार्ट नहीं बन रहा, बेवकूफ बन रहा है, क्योंकि जिसको अपना सिलेबस ही पता नहीं है वो कितना ब्रिलियंट होगा। इसलिए ऐसे ऐसे बच्चों का नंबर ज्यादा आने का चांस नहीं होता है, नंबर कम आने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप टीचर को भी इरिटेट कर दियो कि उसको मजबूरी है कि आपको क्या चेक करना पड़ेगा, उसको ग्रुप ए बी सी सब चेक करना पड़ेगा, तुम उसका टाइम बढ़ा रहे हो।
तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव मार्क्स ही मिलेगा, यहाँ पॉजिटिव कुछ नहीं होने जा रहा है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए ग्रुप ए हम आपको बोले कि देखो पार्ट ए में आपको अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अभी हम लोग बोले थे क्या, एनपीओ बोले थे, ये पूरा एनपीओ मिलेगा। इसके बाद आपको मिलेगा पार्टनरशिप ऑफ द फर्म, और इसके बाद आपको क्या मिलेगा, कंपनी। यानी एनपीओ, पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट, इतना मिला करके आपको, कुल मिला करके ये आपका कौन सा ग्रुप है, ग्रुप ए है। ठीक है, और ग्रुप ए में देखो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आता है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, इसमें क्या आएगा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, बेसिक कंसेप्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, सब कुछ आएगा इसके अंदर। तो इसके अंदर कुल मिला के 5-6 अलग अलग, ये दोनों चैप्टर मिला करके 5-6 चैप्टर्स अलग अलग है। यहाँ पे शॉर्ट में भले ही लिख दिया गया, इसलिए आप देख के खुश मत होइएगा, वहां 2 ही चैप्टर है ना, तो 2 नहीं है मालिक, इन दोनों को मिलाइएगा तो 6 मिलेगा। और अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स, तो ये कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो ये कुल मिलाकर के आपको कितने नंबर का मिल रहा है, 60 नंबर। ये सबके लिए कंपलसरी है, कोई भी बच्चा होगा इतना तो सबको पढ़ना है। इसके बाद अगर ग्रुप देखोगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ग्रुप बी दिख रहा है आपको, पार्ट बी, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, पार्ट सी। इन दोनों के बीच में कहीं और नजर आ रहा है आपको, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, या तो ग्रुप बी पढ़ना है आपको या तो ग्रुप सी पढ़ना है। आप अगर कॉलेज की बात करेंगे कि सर हमारे कॉलेज या स्कूल में कौन सा पढ़ाया जाएगा, हम कौन सा पढ़ेंगे, तो हम ग्रुप बी पढ़ेंगे, ग्रुप सी नहीं पढ़ेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि ज्यादातर कॉलेज, पूरे झारखंड में ज्यादातर कॉलेज अगर आप देखेंगे 99% से भी ज्यादा कॉलेज में ग्रुप बी ही पढ़ाया जाता है। उसका बहुत सारा कारण हो सकता है, मेरा अपना विचार है। कारण क्या है, इस ग्रुप सी में देखो कौन सा बोल रहा है इसमें, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। हमारे स्टेट बोर्ड में कितने स्कूलों में कंप्यूटर है, कंप्यूटर अगर है तो कंप्यूटर के टीचर है, अगर टीचर है तो बिजली व्यवस्था बढ़िया है। तो चूंकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के लिए कंप्यूटर के टीचर, उसके साथ साथ अकाउंट्स के टीचर, ताकि वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिखा सके। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का अरेंजमेंट एकदम प्रॉपर वे में होना चाहिए। जो हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि हमारे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हर स्कूल, ज्यादातर स्कूल इस कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, अगर कोई बच्चा स्पेशली पढ़ना चाहता है, उसका बचपन से ही माइंड जो है वो कंप्यूटराइज्ड माइंड है, उसके घर में सुविधा है, उसके घर में लोग चाहते हैं कि नहीं तुम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ही पढ़ो, तो ऐसा बच्चा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग लेगा, आपको मना भी नहीं करेगा। जब सिलेबस में है तो फॉर्म भरने जाइएगा, उस समय आपसे पूछा जाएगा आप क्या पढ़ना चाहते हो, आप उस समय चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उस टाइम में नहीं भी चूज करोगे तो आप एग्जाम में डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मनाही नहीं। लेकिन 99% से भी ज्यादा कॉलेज जो होगा वो आपको ये सब पढ़ाएगा। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो यहाँ आप 2 चैप्टर देख रहे होंगे, लेकिन इसमें भी ये 2 चैप्टर नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स मर्ज होकर उसके बाद ये 2 चैप्टर को बनाया गया है। इसके बाद ये प्रोजेक्ट वर्क लिखा गया है, जो भी हम लोग पढ़े थे कि देखो प्रोजेक्ट फाइल होगा कितने मार्क्स का, 4, और रिटर्न टेस्ट होगा, हम आपको बोले कितने मार्क्स का, 12 मार्क्स का, और उसका समय कितना होगा, 1 घंटा। और ये 12 मार्क्स के लिए हम आपको बोले 2 क्वेश्चन मिलेगा, कितने नंबर का, 6 नंबर का 2 क्वेश्चन मिलेगा। और ये 2 क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, तो देखो एक चैप्टर देख रहे हो यहाँ पे कैश फ्लो, एक यहाँ से मिल जाएगा, और एक इससे ऊपर अभी शेयर पढ़े थे, शेयर, एक क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएगा। तो चैप्टर भी हमारा फिक्स हो गया कि कैश फ्लो से मिलेगा और किससे मिलेगा, शेयर से मिलेगा। तो अगर हमको एग्जाम में यही 2 चैप्टर पढ़ के जाना पड़े तो मेरे लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा कि 2 चैप्टर हम पढ़ चुके होंगे, 2 चैप्टर का रिवीजन मारेंगे और एग्जाम दे देंगे, तो बड़े आराम से एग्जाम हो जाएगा। और ये आपको 4 मार्क्स मिलेगा किस पे, वाइवा वॉइस के ऊपर। तो कुल मिला करके ये आपका 20 मार्क्स का जो था वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया।
तो कुल मिलाकर के आपका कितने मार्क्स का कवर हो गया? 100 मार्क्स कवर हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो आपके एग्जाम में देखो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ये 3 टॉपिक है, लेकिन चैप्टर एक ही है, चैप्टर अलग अलग नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ही चैप्टर है, कोई दूसरा तीसरा नहीं, बस एक चैप्टर में 3 अलग अलग टॉपिक है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। बेस भी इसी में होगा, प्रैक्टिकल, न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल सब इसी में पढ़ेंगे। लेकिन जब आप पार्टनरशिप में जाओगे ना, तो देखो अलग अलग चेंज हो रहा है। इसमें नेचर ऑफ पार्टनरशिप में पहले जा, नेचर ऑफ पार्टनरशिप इसका थ्योरी है, इसके बाद रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसके बाद गुडविल है, एडमिशन है, रिटायरमेंट और डेथ है। तो कुल मिलाकर के आपको इसमें इतना सारा चैप्टर मिलेगा। हाँ ध्यान रखिएगा, रिटायरमेंट और डेथ यही आपका लास्ट चैप्टर है जैक के अकॉर्डिंग। हालांकि बुक जब फॉलो कीजिएगा तो इस रिटायरमेंट और डेथ के साथ साथ किताब में एक और चैप्टर रहेगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो जब हम पढ़ना शुरू करेंगे उस समय मत बोलिएगा सर डिसोल्यूशन नहीं पढ़ा है, छोड़ दिए। छोड़ा इसलिए गया क्योंकि हम पढ़ाए नहीं, ऐसा बात नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, साफ साफ देख लो, है ना। यानी रिटायरमेंट है, डेथ ऑफ अ पार्टनर है, और उसके बाद कुछ है नहीं है, लेकिन आपके बुक में एक चैप्टर और होगा। तो सब कहिए बुक में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि बुक सिर्फ आपके झारखंड बोर्ड के लिए नहीं बना है, बिहार बोर्ड के लिए भी, उत्तराखंड के लिए भी है, यूपी के लिए भी है, सब अलग अलग स्टेट बोर्ड के लिए एक साथ बुक बनता है। इसलिए बुक में जो है सो है, लेकिन हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ना कि बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से देखो अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर इतना सारा टॉपिक है। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक चैप्टर नहीं, देखो इतना सारा टॉपिक अलग अलग है, कैश फ्लो है। कुल मिलाकर के ये जितना चैप्टर पढ़ोगे तब जाकर के हम लोग का अकाउंट्स जो है वो खत्म हो जाएगा।